हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो वास्तव में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें क्या क्या जानना आवश्यक होता है और साथ ही ये जो क्रिया है वो किनके लिए प्रयुक्त की जाती है, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रकाश संश्लेषण शब्द को लिखा हुआ है। तो अगर दोस्तों आप इस शब्द पर अगर गौर से अगर आप ध्यान दें तो इससे आपको क्या पता चलेगा। दोस्तों, इस शब्द से आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो शब्द है वो दोस्तों शब्दों से बना है, यानी दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आपका आएगा प्रकाश और दूसरा आपका आएगा संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण। अब यहाँ पर जो प्रकाश है, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है, यानी जो प्रकाश है दोस्तों वो एक प्रकार का क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश है वो एक प्रकार का होता है ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ये जो प्रकाश होता है वो दोस्तों इसका संबंध रोशनी से होता है। अगर कोई भी वस्तु अगर दोस्तों उजाला कर रही है, यानी अगर वो रोशनी अगर वो प्रदर्शित कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु में क्या है, उस वस्तु में प्रकाश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश का जो संबंध है वो रखते हैं किससे, तो ऊर्जा से। ठीक, यानी प्रकाशीय ऊर्जा लिख सकते हैं हम लोग, प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, और संश्लेषण का जो मतलब होता है वो होता है अवशोषण। इसका मतलब क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है खींचना, यानी कि अवशोषित करना। तो दोस्तों आप यहाँ पर इन दोनों शब्दों से क्या समझ सकते हैं, आप इन दोनों शब्दों से ये समझ सकते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण। अगर इसमें थोड़ा सा एक और हम क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रीपोजिशन डाल देते हैं, जिससे कि बिल्कुल अच्छा लगता है पढ़ने में। क्या लगता है, देख सकते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण, यानी कि आपके इस संसार के जो भी जीव प्राणी प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो उसकी यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम बात करेंगे जीव प्राणी का, यानी जीव जगत का, तो जीव जगत जो है दोस्तों वो आपका बटा हुआ है दो भागों में, जिसमें पहला आपका आता है पादप जगत और दूसरा आपका आता है जंतु जगत। तो दोस्तों जो प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इस संसार के समस्त जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पर इस पादप जगत और इस जंतु जगत में ये जो पादप जगत है दोस्तों, इनका जो अस्तित्व है वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के कारण ही है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा के कारण ही है। अगर इस संसार में सूर्य ना हो, अब देखिए हम यहाँ पर सूर्य का नाम क्यों लिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्रकाश का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो कौन है, तो वो सूर्य है। जिस प्रकार से आपके जल का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके प्रकाश का सबसे जो बड़ा स्रोत होता है वो होता है कौन, तो वो होता है सूर्य। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमें सूर्य से क्या होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, जो कि एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और इस ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो इस समस्त संसार के सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके जीव जगत में आने वाले जो प्राणी होते हैं, जंतु जगत और पादप जगत वाले, तो इन दोनों जगत में जो आपके पादप जगत के प्राणी होते हैं उनके लिए प्रकाशीय ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत ही दोस्तों इनके लिए समझ जाइए कि इनके लिए एक तरीके से ये क्या
है, श्वसन है। जिस प्रकार से हम लोगों को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अगर 10 दिन सूर्य का प्रकाश ना भी रहे, अगर सूर्य अगर ना भी निकले तो भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। मर थोड़ी ना जाएंगे, मर जाइएगा, नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, आपकी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं पादप जगत में आने वाले, ये अपने जीवन के अस्तित्व को बिल्कुल भी बनाए नहीं रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका जो जीवन चक्र होता है, इनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व होता है वो दोस्तों किस पर टिका हुआ रहता है? वो टिका हुआ रहता है प्रकाशीय ऊर्जा पर। और ये जो पादप जगत में आने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जब वो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो इनके अवशोषण करने की जो प्रक्रिया है वही प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाती है, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण का जो मतलब है वो वास्तव में क्या होती है। तो क्या होती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण। ये जो प्रकाशीय ऊर्जा का जो अवशोषण है वो ना केवल पादप जगत के प्राणी करते हैं, बल्कि जो जंतु जगत के प्राणी हैं वो भी दोस्तों करते हैं। क्योंकि आपके प्रकाशीय ऊर्जा के कारण आपके शरीर में दोस्तों विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिससे कि आपका जो शरीर दोस्तों वो बहुत ही स्वस्थ और आपका जो शरीर है वो समृद्ध बना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर जो पादप जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए ये जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो क्यों आवश्यक होता है। अर्थात ये जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण क्यों करते हैं। ये तो पता चल गया कि प्रकाशीय ऊर्जा का जो अवशोषण है वो करते हैं अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो आखिर इस प्रकाशीय ऊर्जा में ऐसा क्या गुण है जो कि इनके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है, तो उसी को क्या करना है, हमें समझना है। तो दोस्तों आप लोग समझना, देखिए कोई भी अगर सजीव प्राणी हो वो दोस्तों जीवित तभी रह सकता है जब उसे खाने के लिए भोजन मिलेगा। मेरी बातों को समझना, कोई भी सजीव प्राणी जीवित तभी रह सकता है जब उसे खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपके पादप जगत और आपके जंतु जगत के कुल जितने सारे आपके प्राणी हैं वो सारे के सारे सजीव ही होते हैं। जिस प्रकार से हम जीने के लिए अपने आप के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन की सहायता लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन की सहायता लेते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि आखिर इनका जो भोजन है वो मिलता कहाँ से है। तो दोस्तों इनका जो भोजन है वो कोई देता नहीं है, बल्कि ये जो भोजन है वो स्वयं ही बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो होती है स्वपोषण द्वारा, यानी अपने ये जो भोजन है वो दोस्तों स्वयं ही तैयार करते हैं। इसीलिए पादप जगत में आने वाले कुल जितने सारे पेड़ पौधे हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों किसी के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित होना नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों ये अपना जो भोजन है वो स्वयं ही बनाते हैं। अब देखिए जब भोजन ये दोस्तों बनाते हैं तो भोजन बनाने के क्रम में इनके पास मान के चलते हैं सारी सामग्रियां हैं, जैसे कि खनिज लवण हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। लेकिन दोस्तों इसके पास ईंधन ही ना रहा। ईंधन करने का मतलब कि जैसे कि दोस्तों इनको खाना बनाने के लिए जो होता है ना, जैसे कि मतलब जो खाना को बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ईंधन के रूप में जानते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बर्तन है, आपके पास चावल है, आपके पास आटा है, आपके पास तेल है, जो भी आपके रसोई घर में खाना बनाने के लिए जो सामान प्रयुक्त किए जाते हैं वो सारा चीज़ है, लेकिन उसे बनाने के लिए बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, यानी गैस ही नहीं है। तो क्या खाना बन सकता है? क्या आप खाना बना सकते हो? कोई कहेगा कि हम चूल्हा बना लेंगे, तो चूल्हा तो ईंधन है, मान लेते हैं ईंधन है ही नहीं, साफा हो, चाहे आपका चूल्हा हो, चाहे गैस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चूल्हा हो, वो साफा ईंधन है ही नहीं। तो क्या आप भोजन को बना सकते हैं? ऐसा संभव हो सकता है? तो दोस्तों ये जो एल्गोरिथम होगा वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। आपके भोजन को तैयार करने के लिए सबसे जो मेन काम है वो है कौन? तो वो है दोस्तों ईंधन। ठीक उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं जब वो अपने भोजन को बनाने के लिए कच्ची सामग्रियों को जब वो जुटा लेते हैं, लेकिन ईंधन के रूप में आने वाला जो प्रकाशीय ऊर्जा है जब इसी की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में इनकी जो भोजन है दोस्तों वो बिल्कुल बन नहीं पाता। और जब भोजन नहीं बन पाता तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके शरीर की जो ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि फिर ये जो पेड़ है वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। यानी इनकी पत्तियां क्या होती है? हरी सी भूरी हो जाती है, यानी इसकी जो टहनियां होते हैं, पत्तियां होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों जो आपका पेड़ है
वो आपको खंडहर दिखाई देता है, मतलब सूखा हुआ दिखाई देता है। तो सूखा पेड़ का मतलब कि वो पेड़ अब मर चुका। ठीक, क्यों मर चुका? क्योंकि उसे अब ऊर्जा नहीं मिली। जिस प्रकार से अगर हमें निरंतर भोजन ना मिले तो हम लोग भी क्या हो सकते हैं, हम लोग भी मर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से पादप जगत को अगर भोजन ना मिले तो वो मर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को जीवित रहने के लिए जितना जरूरी, हम लोगों को जीवित रहने के लिए जितना जरूरी श्वसन होता है, ठीक उसी प्रकार से पादप जगत को अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। अगर आपको प्रकाश अगर ना मिले 10 दिन तक तो दोस्तों आप जीवित रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मर जाइएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान मर सकता है अगर 10 दिन प्रकाश ना मिले तो। लेकिन अगर 10 दिन किसी पेड़ को प्रकाश ना मिले तो उस स्थिति में वो पेड़ मर सकता है, या मर नहीं भी जाएगा तो दोस्तों उसके जो जैव प्रकरण की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। उसका जो प्रोसेस होगा वो दोस्तों बहुत ही नगण्य हो जाएगा। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझना। तो आप समझना, जितना जरूरी हमारे लिए श्वसन होता है, अगर आपको 2 मिनट अगर सांस ना मिले तो आप मर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उतना ही जरूरी क्या होता है, उतना ही जरूरी दोस्तों इनके लिए प्रकाशीय ऊर्जा होती है, जो कि इनके भोजन बनाने के लिए बहुत ही सहायता करती है, जिससे कि इनका भोजन बन पाता है और तब जाकर वो उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं, परिभाषा में बताया जा रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है आपका भोजन बनाने का, वो प्रक्रिया किसके उपस्थिति में संभव हो पाता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो पाता है। और ये क्यों संभव हो पाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का संबंध किससे है, संश्लेषण से। और ये संश्लेषण किसका हो रहा है, तो प्रकाश का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं कि जो आपके पादप जगत के पेड़ पौधे होते हैं वो आखिर अपना भोजन किस तरीके से तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लिखवाया सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु। सरल अकार्बनिक मतलब जो बिल्कुल भी कार्बनिक अणु नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल। दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, इनके लिए यही क्या है, कच्चे पदार्थ हैं। तथा अकार्बनिक अणु CO2 तथा H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु यानी कि ग्लूकोज में होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर लिखा हुआ है जल। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। देखिए जो वायुमंडल है वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों हवाओं का यानी गैसों का एक मिश्रण है जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। और आपके वायुमंडल में ही विभिन्न प्रकार के गैसें उपस्थित रहती हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं कि दोस्तों वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों वो खींचते हैं। जिस प्रकार से हम जिंदा रहने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं तो उस स्थिति में इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। मैं बता दूं आप सभी को कि आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दोस्तों कम है, मतलब लगभग है 0.03%, जिससे कि समस्त कुल जितने सारे इस धरती के पेड़ पौधे होते हैं सबकी पूर्ति करने के लिए क्या है, ये दोस्तों थोड़ा कम पड़ जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं इस संसार की, इस धरती के, वो क्या करते हैं कि वो दोस्तों अधिकतर मात्रा में जो CO2 की जो प्राप्ति है CO2 की, वो करते हैं किससे, वो ईंधन से करते हैं। जो भी आप खाना वाना बनाते हैं ना, जो भी दोस्तों आप खाना वाना बनाते हैं तो उनसे जो गैसें निकलती हैं वो निकलती है किस रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है कि वायुमंडल में चला जाता है और फिर उस वायुमंडल से जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन के लिए CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जल है, तो जल भी क्या है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी पेड़ पौधे को जल ना दिया जाए तो वो जो पेड़ पौधे हैं उनमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी, उनका बिल्कुल भी विकास नहीं होगा, उनकी जो पत्तियां है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाएगी,
उनकी पत्तियां टूटने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी जल नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए सबसे जो मेन जरूरी है वो आपके प्रकाश के साथ साथ और ये जो आपका जल और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं वो भी जरूरी है। फिर इसके आगे है सूर्य का प्रकाश। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती। लेकिन सूर्य के प्रकाश के होने के साथ साथ दोस्तों क्लोरोफिल का भी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है तो आप लोग समझना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे आपको ज़्यादातर यानी अधिकांश मात्रा में हरे ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो दोस्तों हरी होती है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों होती है? तो दोस्तों पेड़ पौधों की जो हरी जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं क्लोरोफिल के कारण। क्योंकि पत्तियों में दोस्तों क्या होता है कि उनके क्लोरोप्लास्ट में एक दोस्तों लवक उपस्थित रहता है जिसे हम लोग हरित लवक के रूप में जानते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम होता है क्लोरोफिल। तो दोस्तों आपके इस संसार के समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों में आपका क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, चाहे वो हरा हो और चाहे वो हरा ना हो। जिस किसी भी पेड़ पौधे में अगर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है तो उस स्थिति में आप लोग ये समझना कि उस पौधा में बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं हो सकती है। वो जो पौधा होगा वो अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अमर बेल, जैसे कि आपका हो जाएगा गोबर छत्ता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। तो कवक क्या है? एक मृतजीवी पौधा है जिसपे बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। एक लाइकन है। तो दोस्तों लाइकन पौधे में क्या होता है कि शैवाल और कवक दोनों उपस्थित होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की सहायता करके अपना अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों इनके इस पोषण को सहजीवी पोषण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो जीव एक दूसरे की सहायता करके अपना पोषण पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें सहजीवी पोषण का नाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस संसार का अगर कोई भी पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पूर्णतः पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ही आपका क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसे हम लोग हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों पूरी की पूरी आपके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह संपादित होती है। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे कि सर जैसे कि मान चलते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं हरे रूप में, फिर भी वो जीवित रहते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित नहीं करते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भले ही उनकी जो पत्तियां होती हैं वो लाल कलर की होती है या दोस्तों अन्य कलर की होती है, लेकिन उन पौधों में भी क्लोरोप्लास्ट होता है और जब क्लोरोप्लास्ट होता है तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है। हालांकि दोस्तों हमें उनका जो रंग है वो वास्तविक तौर पर हरा नहीं दिखाई देता, लेकिन दोस्तों वास्तव में उसमें क्लोरोफिल होता है, तभी वो पौधा जीवित होता है। समझे? अगर वो स्वपोषी होगा तो, अगर वो परपोषी होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, वो किसी दूसरे के सहारे जीवित रहेगा, जैसे कि अमर बेल। ठीक है, तो आप देखिए इतना चीज रहना चाहिए। कौन कौन देख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, फिर सूर्य का प्रकाश और फिर क्लोरोफिल। इतना अगर रहेगा तभी जाकर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दोस्तों संपादित होगी, जिसमें आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आप जल देख रहे हैं ये कैसा है? अकार्बनिक अणु है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर होती है रासायनिक अभिक्रिया। ये जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि अब जो रासायनिक अभिक्रिया है अब वो होना शुरू हो चुकी है। किसके किसके उपस्थिति में? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। यानी ये जो चार जो दोस्तों आप देख रहे हैं पदार्थ यहाँ पर, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया और ये जो आप देख रहे हैं जल की अभिक्रिया, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी अभिक्रिया होगा, फिर जो आपका जल है उसकी भी क्या होगा? अभिक्रिया होगा। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों में दोस्तों जो आप ये वाला देख रहे हैं जल, इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताना, उसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए दोस्तों
आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल का जो दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, उसे हम लोग प्रथम चरण के रूप में जानते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया हो रहा है इसे दोस्तों हम लोग द्वितीय चरण के रूप में जानते हैं। प्रथम चरण में होने वाली जो अभिक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाशीय अभिक्रिया। द्वितीय चरण में जो होने वाली अभिक्रिया है वो कहलाता है आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखिए, ये जो प्रथम चरण में होने वाली जो प्रकाशीय अभिक्रिया है इसका नाम प्रकाशीय इसलिए दिया गया है क्योंकि दोस्तों जो जल का वियोजन है वो होता है केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में। अगर दोस्तों प्रकाश ना हो तो बिल्कुल भी दोस्तों जो जल का वियोजन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं हो सकता। देखिए मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पर लिखवाया ना कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल प्रक्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी आपको पता है कि जो प्रकाश होता है उसकी जो ऊर्जा है वो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो जिस माध्यम से संचरित होती है उस माध्यम को विकिरण माध्यम भी कहते हैं। इसीलिए इसकी जो ऊर्जा है वो विकिरण ऊर्जा कहलाती है। और जब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा है वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। किस में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक, आगे बताया जा रहा है जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है। काहे पड़ता है हरी पत्तियों पर? क्योंकि हरी पत्तियों में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? तो हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों, देखिए प्रथम चरण है ना, यानी सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले जो जल है वो दो भागों अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या होगा? ये जो जल होगा वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है इनमें ऑक्सीजन ऑस्टोमेटा, ऑस्टोमेटा मतलब जो पत्तियों के रंध्र होते हैं। आपको पता है ना कि पेड़ पौधों के जो पत्तियां होते हैं उनमें रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही ऑस्टोमेटा कहा जाता है। तो उस ऑस्टोमेटा के माध्यम से जो दोस्तों आपका ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है कि बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है तथा हाइड्रोजन जो है वो दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ कौन मिलता है? तो उसके साथ दोस्तों मिलता है हाइड्रोजन। देख सकते हैं बताया जा रहा है ना, हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या करते हैं? यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन मुक्त हो ही रहा है। ठीक है, और जो तीसरी चीज है वो है दोस्तों क्या? तो वो है जल। तो आपको पता है कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं जिसे ऑस्टोमेटा कहा जाता है, तो उनसे क्या होते हैं? उनसे दोस्तों जल भी बाहर निकलता है। किसके कारण? तो उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण। तो यहाँ पर जो आप जल देख रहे हैं ये भी दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि इस अभिक्रिया का जो संतुलन है वो इस जल के आने के कारण ही क्या हो रहा है? पूरी हो रहा है। अब दोस्तों मैं एक चीज आप लोग को बता दूं यहाँ पर ध्यान से कि देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, इन दोनों की जो अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो पदार्थ है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, इसके बीच का जो मतभेद है वो दोस्तों अभी तक भी किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों के प्रयास से ये दोस्तों सिद्ध हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि अकार्बनिक अणु को कार्बनिक अणु के रूप में वो परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक तरीके का दोस्तों यह कार्बनिक अणु है, यानी कार्बन का यौगिक है। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों के मिलने से जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनता है, तो इसी कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग है अब वो करते हैं जंतु जगत के प्राणी। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है दोस्तों वो हम जैसे जीव जगत प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आप जो भी खाते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों आप चावल खाते हैं, आप मान के चलते आटा खाते हैं, आप दोस्तों तेल पीते हैं, चाहे जो भी आपके खाने वाली जो वस्तुएं होती हैं जो कि पौधे से प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों पौधे से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है? उनमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज होता है। और तब हम दोस्तों क्या करते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों को अपने भोजन के रूप में लाते हैं, जिसके कारण हमारे भोजन की जो पूर्ति होती है वो दोस्तों हो पाती है। जैसे कि आप दोस्तों मांसाहारी जीव खा रहे हैं, तो दोस्तों जो आप मांसाहारी जीव खा रहे हैं तो मांसाहारी जीव जीता होगा कैसे? तो दोस्तों ये जीता होगा पेड़ पौधों
की सहायता से, क्योंकि पेड़ पौधों की सहायता से जो शाकाहारी जीव है वो क्या करते हैं, वो अपनी पोषण पूर्ति करते हैं, और जो मांसाहारी जीव है वो क्या करता है कि उस शाकाहारी जीव की सहायता से अपना पोषण पूरा करता है। और फिर दोस्तों जो मतलब कि सर्वाहारी है, जैसे कि मान चलते वो शाक भी खाता है और साथ में वो मांस भी खाता है, तो इन सबके लिए जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। तो आप समझ पाते होंगे दोस्तों कि आपके इस प्रकृति के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कितना आवश्यक है। अगर दोस्तों आपके इस प्राकृतिक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर रुक जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, यानी हमें बिल्कुल भी भोजन नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार में भोजन उपलब्ध कराने की जो दोस्तों मूल जो यहाँ पर कारण है वो है पेड़ पौधों द्वारा होने वाला प्रकाश की संश्लेषण क्रिया। ठीक है, आगे दोस्तों अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपके ईंधन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है दोस्तों तो उस स्थिति में पेड़ पौधों का विकास होता है। पेड़ पौधों का जब विकास होता है तो उनके लकड़ियों से क्या करते हैं, आप ईंधन प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे कि दोस्तों गाय हो गया, अगर गाय क्या करता है, जब वो दोस्तों हरी साग सब्जियों को खाता है और उससे दोस्तों जब हमें गोबर मिलता है तो गोबर भी क्या करता है, एक ईंधन का काम करता है, जिसे हम लोग गोईठा के रूप में क्या करते हैं, गोईठा चारकोल के रूप में क्या करते हैं, हम लोग यूज में लाते हैं गोईठा के रूप में, ठीक ना, गोईठा के रूप में। तो इतना सब कुछ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है प्रकाश संश्लेषण में। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इसका जो अगला वाला वीडियो होगा उस पर मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आखिर पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस तरीके से संपादित होती है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।